हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 9th क्लास है और 9th क्लास में इकोनॉमिक्स है, चैप्टर चल रहा है हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा। तो हम लोग फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को देख रहे थे। तो हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, किन चीज़ों से हम लोग अपनी इंडिकेशन करते हैं, या खाद्य सुरक्षा क्या है, या जिसको आप कह रहे हैं अनफूड सिक्योरिटी, वो क्या है, और अनफूड सिक्योरिटी कैसी बनी हुई है, क्या क्या उसके आयाम है, क्या उसके आयाम आपके लॉन्ग टर्म है या फिर आपका जो आपके मौसमिक है। मौसमिक का मतलब शॉर्ट टर्म, किसी आपके मौसम विशेष में हो जाती है, जब बाढ़ आपदा आ गई तब वहाँ दिक्कत हो जाती है, कोई भूकंप आ जाए, किसी आपके सीजनल टाइम में आके ऐसी समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उनको भी हम लोग आपका देखते हैं और उन पर वापस चर्चा करते हैं। तो कल के हम दो पैराग्राफ में हमने बेंगलोर में एक कहानी को हमने पढ़ लिया था, जिस कहानी के अंतर्गत आप देखते हैं हमने जो अहमद है, हमने अहमद की कहानी को पढ़ा। क्लियर है, अहमद किस प्रकार से अपना जीवन चला रहा था, और ठीक उसी प्रकार हमने अगले चैप्टर में, मतलब इससे पहले हमने रामू के बारे में पढ़ा कि रामू किस प्रकार से अपना जीवन चला रहा है। तो ये सारे विषयों की कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन सबको पढ़ने का मतलब केवल एक ही है कि हम ये जान सकें कि आखिर वो लोग ऐसे मौसमी प्रक्रिया के दौरान क्या कर रहे थे, बेरोजगार क्यों थे, क्या चीजें थी, कैसे उनको दूर कर सकता है। इन सभी अपने प्रश्न और कारकों को हम लोग आपका ढूंढने का प्रयासरत कर रहे थे। ठीक है, और यही सारी चीज थी। अब क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अब हमारा देश आजाद हो चुका है, और आजाद होने के बाद एग्रीकल्चर में एक बड़ा बदलाव का संकेत हमको दिखाई देगा। कैसा होगा, बड़ा बदलाव आएगा, नई चीजें बदलेंगी, नई उन बदलाव की और पहल की किरण हम लोग को क्या होगी, महसूस होगी, और जिनको हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य था। अब भारत का लक्ष्य, लक्ष्य मतलब एम, जो मुख्य गोल है वो क्या है कि हमको क्या करना है, खाद्य में आत्मनिर्भर होना है, हमें फूड सिक्योर होना है, ताकि हम खाने के लिए किसी से गेहूं ना मंगाए, चावल ना मंगाए, दाल ना मंगाए, और तेल वगैरह तिलहन ना मंगाए, हम सब कुछ खुद पैदा कर सकें अपने खाने के लिए। जब हम आजाद हुए तो हम गेहूं के लिए यूएस पर निर्भर थे, रूस पर निर्भर थे, दूसरे देशों की दानदाताओं पर हम लोग आपका टिके हुए थे। क्यों, हमारे यहाँ जब आजाद हुए थे तब अंग्रेजों ने ऐसी हमारी कृषि की दुर्दशा कर दी थी कि हम उसको बहाल करने में हमको समय लगता, और समय लगता, हम तब तक अपनी जनसंख्या को आपका भूखा तो बैठा नहीं सकते थे। तब हमने दूसरे देशों से आपकी मदद ली, और तब हमने निश्चय किया कि आजादी के बाद कुछ हो ना हो, एटलीस्ट खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर बने। स्वतंत्र भारत के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि की एक नई रणनीति अपनाई, जिसे परिरणनीति हरित क्रांति में पड़ी हुई विशेष गेहूं और चावल का उत्पादन था। मतलब इन्होंने ऐसी एक नई क्रांतिकारी चीजों को अपनाया, एक नई रणनीति को अपनाया, ताकि हम कृषि में क्या हो सके, कृषि में आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, हम किसी चीज का जितना उपभोग हम लोग कर सकते हैं उसका उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम आत्मनिर्भर। हमारे यहाँ 1000 टन आपका गेहूं और चावल चाहिए एक महीने के लिए या एक वर्ष के लिए लोगों को खाने के लिए, तो हम उतना प्रोडक्शन हम लोग करते हैं एक साल में। हम आत्मनिर्भर हैं, यानी कि हम अपने लोगों को स्वयं खाना खिला रहे हैं, हम उतना उत्पादन कर रहे हैं, क्लियर है, जितने उपभोग की आवश्यकता है। यही है आत्मनिर्भर, यही है फूड सिक्योरिटी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1967 में गेहूं क्रांति शीर्षक नामक एक डाक टिकट जारी किया। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में सफलता पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि सामुदायिक अनुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई। कैसी हुई, सर्वाधिक वृद्धि। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वृद्धि हो रही है, तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे पहले। और आपको ध्यान रखना है, हरित क्रांति में दो फसलों को ही विशेषकर ध्यान दिया गया था, इसे गेहूं और चावल, यही खाने की मेन चीजें हैं। भाई रोटियां मिल जाए खाने के लिए, चावल मिल जाए, क्योंकि बहुत जगह चावल
प्रमुख पाठ है लोगों के हैं। तो दो चीज के लिए प्राइम रूप से ध्यान रखा गया। क्लियर है? इसका दो चीज से। अब आप देखिए, अब इसमें क्या था, 58 और 33 करोड़ टन क्रम से क्या हुए, इसमें हमको इतने में कुल जो है अनाज का उत्पादन हुआ 310 करोड़ टन है। वर्ष 2021-22 में अनाजों का कुल उत्पादन आपका इतने करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 36, 38, 18 करोड़ टन इतना रहा। उस तरह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 17 से 16 करोड़ टन 2020-21 में थी। यानी कि हर साल हमने रिकॉर्ड टन क्या किया, हमने आपका रिकॉर्ड बनाया, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो। और सब कारण किसके था? हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब आप समझिए, हम आगे पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या है, पीछे भी मैंने आपको समझाई है। ठीक, हरित क्रांति में दो फसलों को हमने ऐसे बीजों का निर्माण किया जो अधिक पैदावार दे सकते थे। क्लियर है? अब आप देखिए वो कौन से थे, आप देख सकते हैं उन बीजों का नाम था HY बीज। और HY बीज को बनाने वाली धरती उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी थी। क्लियर है? पंजाब के एक किसान HY बीजों का प्रयोग कर गेहूं के खेत के सामने हरित क्रांति का आधार है। आप देखते हैं लहराते हुए खेत, ये सारी चीजें। ठीक, हरित क्रांति ने आपका कृषि को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाया, जिसमें आप देखते हैं कि सिंचाई की सुविधा को उन्नत किया। ठीक, और कीटनाशक लेके आए और रासायनिक उर्वरकों को लेके आए। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक के साथ आधुनिकीकरण के जोर में आपका मशीनीकरण, यंत्रीकरण पर बड़ा जोर दिया गया। ठीक, और HY बीजों का निर्माण हुआ, जिससे हमारा उत्पादन अधिक बढ़ सके या उत्पादन को बढ़ाने में हम लोग जो चीजें हैं उनको सहायक कर सके, उन सारी चीजों को मुहैया कराया गया। देख लिया, आगे बढ़े। फूड सिक्योरिटी को समझ आया कुछ? HY बीज और कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपने देखा। क्लियर है? अगर उत्पादन होगा, क्या हमारे यहाँ हम लोग क्या फूड अनसिक्योर हो जाएंगे? नहीं ना। क्या हमारे यहाँ भूखमरी होगी? नहीं होगी। क्या हमारे यहाँ कुपोषित होगा? नहीं होगा। जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी है तो उससे संबंधित सारी चीजें हम लोग उसको निदान कर सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा प्रयास और समझ हम लोगों ने महसूस करके देखी और इसी को हम देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक से प्रारंभ, हरित क्रांति के आने के बाद मौसम के विपरीत दशाओं में भी देश में अकाल नहीं पड़ा। अब हरित क्रांति आई और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मौसम की विपरीत दशाओं के कारण भी अकाल। अब पहले क्या होता था, सूखा पड़ जाता था। जैसे बारिश होनी चाहिए मई और जून में या जुलाई उलाई में होनी चाहिए बारिश, उस दौरान बारिश नहीं होती थी। ठीक, वर्षा जो थी आपका नहीं होती थी। और वर्षा नहीं होने की वजह से क्या था, फसलें सूख जाती थी क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं थी। सूख जाती थी तो उत्पादन नहीं होता था, और उत्पादन तो लोगों के लिए खाने के लिए नहीं था, और क्या पड़ता था, अकाल की स्थिति पड़ती थी। ठीक, जो बड़े भयावह रूप ले लेती थी। क्या थी? बड़े भयावह रूप में चलती थी अकाल की। ठीक है कि नहीं? अब देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यों में आत्मनिर्भर बनाया गया। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में स्थिति के बावजूद किसी के कारण अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। और इस व्यवस्था के दो घटक हैं। पहला है आपका बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम कहते हैं PDS। मैंने PS लिख दिया। P फॉर पब्लिक, S फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, D फॉर सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, इसको कहते हैं PDS। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हमको देखना है। तो क्या बना,
आप देखते हैं गांव गांव में सरकारी गल्ले की दुकान, सरकारी कंट्रोल की दुकान, ये सब किसके तहत है? ये सब आपका पीडीएस के तहत ही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सिस्टम है, इसी के तहत बनाई गई हैं सारी चीजें कि भाई कम से कम जो लोग अपना खाद्यान्न नहीं कर सकते, गरीब हैं, फूड मतलब जो फूड को आपका बेयर नहीं कर सकते, उन्हें 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो चावल और जो है गेहूं सस्ते रेट में मिल जाए उनको। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 5 रुपए किलो आपको चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिल जाए आपको, इस प्रकार से। और अंत्योदय कार्ड के तहत आपको दिया जाए फ्री में राशन। और आप देखते हैं लॉकडाउन में जो लोग मजदूर थे उनको 40 करोड़ राशन आपका पर मंथ फ्री दिया गया। कितनी बड़ी बात, ये सारी चीजें समझ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में एसडीआई विभाग, कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग की संख्या पर डिस्क अनुभाग के रूप में हम इसे देखते हैं। 1960-71 से पूरा डाटा दिखाया गया 2023-24। ये देखिए उत्पादन का, जब हम यहाँ आजाद हुए थे लगभग लगभग आपका 70 या आपका 75 के आसपास था, और अब हम देख सकते हैं कितना पांच किया है, 328, यानी कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारा है इसी को लेकर। और ये सब कितना है? फूड सिक्योरिटी की होने की वजह से ही है ये सब कुछ। हो गया, आगे बढ़े। अब हमने दो सब चीजों की बात की थी, एक था बफर स्टॉक। क्या था? बफर स्टॉक। अब पढ़ते हैं बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम कहते हैं एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल, अनाज का मतलब और दाल वगैरह भी सब कुछ इसी में आते हैं। ठीक, भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले, एक शब्द ध्यान दीजिए, अधिशेष। अधिशेष का मतलब समझते? आप हैं, आपके खेत में 10 टन चावल हुए, आप केवल 2 टन का उपभोग कर सकते हैं, 8 टन आपको बेचना है, तो क्या करती है? 8 टन इसको सरकार खरीदती है, और खरीद कर क्या करती है? इसको ऐसे करके बहुत सारा अनाज खरीद कर स्टोरेज में रख लेती है, कहीं से 8 टन ऐसे कर करके बहुत सारा राज्यों से। तो यही है आपका, जहां पर अनाज को संरक्षित सरकार खरीद कर संरक्षित कर कर रखती है, इसी को बोलते हैं आपका खाद्य सुरक्षा। ठीक, और अब देखिए, गेहूं चावल खरीदता है, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित दी गई कीमतें हैं। इस कीमत का मूल्य न्यूनतम समर्थन कीमत कहा गया है। फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? आप बताइए, क्यों बना रही है सरकार बफर स्टॉक? ऐसा काम करने वाले क्षेत्र में समाज के गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज मिले। कैसा है? कम। बाजार में मान लीजिए गेहूं है आपका, ऐसे देखिए, गेहूं है बाजार में 35 रुपए, 35 रुपए क्विंटल, या सॉरी 35 रुपए किलो, ठीक है। और 35 रुपए किलो है, तो उस 35 रुपए किलो में शायद कोई किसान ना खरीद पाए या कोई गरीब व्यक्ति ना खरीद पाए, तो सरकार क्या करती है? उसको 5 रुपए किलो मुहैया कराती है, और जो उसके 30 रुपए वो स्वयं उसको बेयर करती है, उठाती है। ठीक है, और इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। आउटपुट जो कीमत निकल गई, इसका निर्गत कीमत। ठीक, यह खराब मौसम या फिर किसी आपदा के काल में अनाज की कीमतें की समस्या करने में मदद मिलती है। इसको आगे देखिए कि किस तरह से ये सारी चीजों में मदद मिलती है। ठीक, और ये जो बांट रहे हैं, ये जो बांटने का सिस्टम है, यही है, इसमें से जो अनाज निकाल कर हम बांटते हैं, यही है पीडीएस,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देख लिया। अब आप इसके बाद एक बार आप बफर स्टॉक पर नजर दौड़ाइए। देख लिया आपने बफर स्टॉक क्या है, किस प्रकार उसकी संरचना बनती है, क्या क्या चीजें हैं बफर स्टॉक में, पढ़ लिया आपने, समझ लिया। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, किस प्रकार होनी चाहिए। देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आज हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा और बफर स्टॉक जो है उनके बारे में पढ़ा, कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे चलते हैं, देख लिया। आप एक बार घर जाकर पढ़िए, कल हम लोग पीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।